नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन की निगरानी के लिए पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचे की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। सोनाली करवासरा द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के कुशल कार्यान्वयन में कई खामियां हैं, जिससे यातायात उल्लंघन का पता लगाने के लिए अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुरानी तकनीकों के कारण यातायात उल्लंघन होने पर आम जनता पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक आज मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष सदस्यों के भारी विरोध के बीच बिल को संसदीय पैनल को भेज दिया गया। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश करते समय हंगामे को देखते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा अध्यक्ष से इसे संसदीय पैनल को भेजने का आग्रह किया। इससे पहले केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। इसमें महिलाओं के लिए कानूनी न्यूनतम आयु को 21 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, बीजू जनता दल, शिवसेना और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल को पेश किए जाने का विरोध किया। विपक्षी सदस्यों ने इस बिल को जल्दबाजी में लाने और संबंधित पक्षों से विचार विमर्श नहीं करने का आरोप लगाया। इस बिल के पास होने से महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र पुरुषों के बराबर हो जाएगी। विधेयक को आगे विचार विमर्श और जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। उन्होंने समझाया कि लोगों को मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए 4 योग्यता तिथियां पेश की जा रही हैं। कानून मंत्री ने आगे बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत केवल सेवारत सर्विस मतदाताओं की पत्नियों को वोट देने की अनुमति थी। इसने एक ऐसी विसंगति पैदा कर दी जहां सेवारत महिला अधिकारियों के पति मतदान नहीं कर सकते। इसका समाधान करने के लिए कानून मंत्री ने समझाया कि कानूनों को लिंग तटस्थ बनाने के लिए पत्नी शब्द को जीवन साथी शब्द से बदल दिया जाएगा। लोकसभा में चुनावी कानून संशोधन विधेयक 2021 सोमवार को पेश करने और पारित करने के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मौजूदा कानूनों में कुछ असमानताएं हैं, इसलिए विधेयक को पेश करने की आवश्यकता है। कानून मंत्री ने समझाया कि कुछ मौजूदा कानून में खामियां थी, जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक गारंटी के बावजूद कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है, मौजूदा कानून के तहत केवल एक ही योग्यता प्राप्त करने की तिथि 1 जनवरी थी। सीबीआई जांच ने पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या या हत्या के प्रयास के लिए किसी मौजूदा आपराधिक साजिश की संभावना को खारिज कर दिया। हालांकि पीड़िता के चाचा शिकायतकर्ता ने जांच के बाद निष्कर्षों को चुनौती देते हुए एक विरोध याचिका दायर की, जिसमें लापरवाही से ड्राइविंग के कारण मौत और चोटों के मामले में सरलता के रूप में मामला दर्ज किया गया। ये आरोप लगाया गया कि दुर्घटना को आरोपी सेंगर के इशारे पर अंजाम दिया गया ताकि उसे अपने खिलाफ सबूत देने से रोका जा सके। मामला सेंगर और उसके सहयोगी के बीच एक कथित साजिश का है। उन्नाव रेप पीड़िता, उसके वकील और 2 संबंधियों के साथ कार में सवार और एक ट्रक के बीच टक्कर हो गई। उसकी दोनों संबंधियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस ने सेंगर और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और 5 अन्य लोगों को 2019 उन्नाव की रेप पीड़िता के सड़क दुर्घटना मामले में बरी किया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने प्रथम दृष्टया देखा कि सेंगर, ज्ञानेंद्र सिंह, कोमल सिंह, अरुण सिंह, रिंकू सिंह और अवधेश सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिससे उन्हें बरी कर दिया गया। सेंगर और अन्य पर आईपीसी की धारा 506(2) के साथ धारा 34 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। हालांकि कोर्ट ने अन्य सह आरोपी व्यक्तियों आशीष कुमार पाल, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत पाते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किए। उन पर आईपीसी की धारा 506(2) के साथ धारा 34 के तहत
आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आपने एक मामला बनाने की कोशिश किए बिना एक याचिका दायर की। आपकी याचिका में ही कहा गया कि 1857 में ये हुआ, 1947 में ये हुआ। बस इतना ही, आप कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपको क्या शिकायत है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने याचिकाकर्ता के वकील से प्रतिकूल कब्जे के मामलों में सीमा अवधि के बारे में पूछताछ करते हुए कहा, हर कोई इसके बारे में जानता है। अदालत में मौजूद हर किसी ने ये इतिहास पढ़ा होगा कि अंतिम मुगल बादशाह को वो निर्वासित कर दिया गया था। ये दुनिया को पता है। उसी समय आपने मुकदमा दायर क्यों नहीं किया था? अगर उसके पूर्वज ऐसा नहीं कर सके तो क्या वो अब ऐसा कर सकती है? दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सुल्ताना बेगम द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। अपनी याचिका में सुल्ताना बेगम ने खुद को अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा होने का दावा करते हुए लाल किले पर कब्जे की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जबरन उसका कब्जा छीन लिया गया था। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अदालत का दरवाजा खटखटाने में अत्यधिक देरी होने के आधार पर याचिका खारिज कर दी। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि देश के नागरिक अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाकर याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति पीवी कुन्नीकृष्णन ने टिप्पणी की, लोग उनमें से योग्य व्यक्तियों को चुनते हैं और उन्हें संसद में भेजते हैं और बहुमत दल अपने नेता का चयन करता है और वो नेता 5 साल तक हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अगले आम चुनाव तक वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इसलिए मेरे अनुसार भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करना नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक निश्चित रूप से सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री के राजनीतिक रुख पर भी अलग राय रख सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी मृगंक मौली को राज्य के अन्य अंगों या निजी व्यक्तियों के हस्तक्षेप के बिना न्यायपालिका के सुचारू कामकाज के लिए दिशा निर्देश प्रस्तावित करने के लिए कहा है। पीठ ने बिहार के मधुबनी में 2 पुलिसकर्मियों द्वारा एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के हमले में स्वतः संज्ञान याचिका में ये बात कही। अदालत ने आदेश में उल्लेख किया, एमिकस क्यूरी मृगांक मौली ने भी कुछ प्रस्तुतियां दी है और 1991-4 SCC 406 दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य में रिपोर्ट किए गए निर्णय का उल्लेख किया है। वो प्रस्तुत करता है कि वो दिशा निर्देशों के मुद्दे पर न्यायालय को संबोधित करेगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायपालिका राज्य या किसी निजी व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र तरीके से कार्य करने में सक्षम है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में आपराधिक अपीलों में वकील के असहयोग पर कड़ी आपत्ति जताई और बार काउंसिल को इस पर ध्यान देने का निर्देश दिया। जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने एक 23 साल पुरानी अपील को देख रहे वकील की ओर से बार बार स्थगन की मांग के बाद उक्त टिप्पणी की। मामला 1998 में दायर किया गया था। पीठ ने कहा, हमने देखा है कि ज्यादातर ऐसे मामलों में जहां आरोपी जमानत पर है, एडवोकेट्स की आदत किसी न किसी आधार पर स्थगन की मांग करने की होती है। मद्रास हाईकोर्ट ने CPI-ML के उस पदाधिकारी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी है जिसने छुट्टियों की तस्वीरें अपलोड की थीं और उस पर कैप्शन दिया था, शूटिंग प्रैक्टिस के लिए सिरुमलाई की यात्रा। FIR रद्द करते हुए मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने हंसने के कर्तव्य और मजाकिया होने के अधिकार पर कुछ दिलचस्प टिप्पणियां की। जस्टिस GR स्वामीनाथन ने 62 वर्षीय आरोपी के खिलाफ FIR को रद्द करते हुए कहा कि वाड़ीपट्टी पुलिस की ओर से दर्ज किया गया राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी का मामला बेतुका और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।